हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद विमल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की भी तैयारी करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप इनमें से कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए, जैसा कि आपको पता ही है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइम पर काफ़ी सारे पेपर्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अब तक 3 पेपर कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा 4th पेपर चल रहा है, ये 2017-18 का सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, सेक्शन ए इसका कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेक्शन बी इसका करने वाले हैं। अगर आपने वो सारे पेपर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन एग्ज़ाम से पहले देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ही आपका जो थियोरेटिकल मटेरियल मैंने आपको पढ़ाया था, यूनिट वाइज सिलेबस पढ़ाया था, उसकी वीडियोस भी, और लास्ट में नीचे की तरफ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2017-18 का है, सेकंड सेमेस्टर का है। क्योंकि अब सेकंड ईयर में है तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर होते हैं, बट 2017-18 तक फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स चलता था, तो इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के पेपर मिलते हैं उससे पहले। ठीक है, 18-19 का कोई पेपर नहीं होगा। 19-20 में जो है सेकंड ईयर में आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अब फिर सेकंड ईयर के पेपर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया था, इसका सेक्शन बी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, देखिए सेक्शन बी में क्या करना है हमें, अटैम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 3 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं और दिए हुए कितने टोटल 5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए होते हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में अब इसमें कितने 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन है, तो 21 मार्क्स के हमारे 3 क्वेश्चन हो गए जो हमें अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, ऑल्सो स्केच द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स, डिफाइन इट्स PIV, दैट मीन्स पीक इनवर्स वोल्टेज, ऑल्सो एक्सप्लेन या ऑल्सो ड्राइव इट्स रिपल फैक्टर एंड रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं अगर आपको बता दूं तो मैंने आपको ये क्लास में भी पढ़ा दिया था। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर मैंने आपसे बोला ही है कि जितने भी अभी तक हमने पेपर पढ़े हैं, पिछले हम 3 पेपर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, 4था पेपर हमारा चल रहा है और लगभग चारों ही पेपर में ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पूछा गया है, यानी कि आया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा रेक्टिफायर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और ज़रूर आता है। ठीक है क्योंकि देखिए, अब ब्रिज रेक्टिफायर बहुत बार पूछा जा रहा, तो हो सकता है कि कभी सेंटर टैप भी, क्योंकि कभी कभी सेंटर टैप भी पूछ लेता है और कभी कभी हाफ वेव भी। हाफ वेव सबसे कम पूछा जाता है, सेंटर टैप उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और ब्रिज रेक्टिफायर तो समझ लीजिए कि हमेशा ही पूछा जाता है, यानी कि तो ब्रिज रेक्टिफायर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ने आपको सारे रेक्टिफायर्स हैं। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर का मैंने आपको क्लास में पढ़ाई दिया था, बाकी रिविज़न जब कराया है तो वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। जब हमने सेकंड यूनिट का रिवीजन किया तो उसमें पहले या दूसरे वीडियो में ही आपको ब्रिज रेक्टिफायर मिल जाएगा, बट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो वहां से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, और लास्ट में मैं वीडियो डाल दूँगा, आप वहाँ चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद इसमें क्या है कि इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म भी उसी में मिल जाएगी, आपको स्केच कर ही लेंगे। ठीक है, फिर इसने कहा है इसमें डिफाइन इट्स पीक इनवर्स वोल्टेज, तो पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है हमारा, VM होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। पीक इनवर्स वोल्टेज VM होता है। अब उसने क्या कहा है, ऑल्सो ड्राइव इट्स रिपल फैक्टर एंड रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। तो रिपल फैक्टर की अगर हम डेफिनेशन लिखें सबसे पहले, तो हमें पता ही है रिपल फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। रिपल फैक्टर हमारा प्योरिटी को मेज़र करता है किसी भी रेक्टिफायर में, यानी कि रिपल फैक्टर में हम क्या करते हैं कि हमारा जो रिपल फैक्टर है वो हमारा कितना प्योर है। प्योर हम कह रहे हैं इन द सेंस ऑफ DC, यानी कि जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज वो कितना प्योर फॉर्म में है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिपल फैक्टर कहलाता है। अगर हम इसको सीधा सीधा बोलें तो कह सकते हैं कि हमारा जो रिपल फैक्टर है
अगर हम इसको डिफ़ाइन करें डायरेक्ट, अगर हमें करना हो तो सीधा लिख सकते हैं हम क्या, नोट कर लीजिए आप, मैं बोल देता हूँ एक बार अगर नोट करना चाहते हैं, वैसे आपने लिख ही लिया होगा। रिपल फैक्टर इज़ ए मेज़र ऑफ प्योरिटी ऑफ द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर, यानी कि ये प्योरिटी मेज़र करता है कि कितना डीसी फॉर्म में है हमारा आउटपुट। फिर उसके बाद अगर रिपल फैक्टर की इसमें डेरिवेशन की बात आती है ड्राइव करने की, तो हमें सीधा सीधा पता है जो हमारा रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हम इसको आर से डिनोट करते हैं। तो आर इक्वल्स टू हमारा, अगर वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वी आर यानी कि आर एम एस अपॉन वी डी सी यानी कि डी सी फॉर्म हो गई। या आई की टर्म्स में अगर देखें तो आई आर आर एम एस अपॉन आई डी सी, हम इसको लिख लेते हैं। ये तो सिंपल इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा, ठीक है, रिपल फैक्टर का। फिर इसके बाद जो हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, रिपल फैक्टर जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो पूरा ड्राइव करने के बाद जो डायरेक्ट हमारा रिपल फैक्टर का जो मेन फार्मूला आता है वो ये होता है हमारा आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर -1, यानी क्या होता है कि आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का स्क्वायर -1। अब ये कैसे आया ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो आर हमें, देखिए नोट कर लीजिए, मैं पूरा डेरिवेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप नोट कर लेंगे इसको, एक एक स्टेप को नोट करते चलिए, क्योंकि मैं मिटाता हुआ चलूँगा। आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसको, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें, जैसे आर इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन वी डी सी या आई आर एम एस अपॉन आई डी सी होता है। तो अगर हम आई आर एम एस की बात करें, आई आर एम एस की बात करें, आई आर एम एस इक्वल्स टू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आई डी सी स्क्वायर प्लस आई आर आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है, ये होता है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड क्या करते हैं, आई डी सी से डिवाइड कर दें। तो आई डी सी से जब डिवाइड करेंगे, इधर भी आई डी सी और इधर भी डिवाइड करेंगे आई डी सी से। देखिए नोट करते हुए चलिए, कॉपी में एक एक स्टेप नोट करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जब आई डी सी से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है हमारा, यहाँ पर तो हमारा ये रह जाएगा आई, इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्या होगा, आई आर एम एस अपॉन आई डी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जब हमने इसको डिवाइड किया है किससे, आई डी सी से, तो आई डी सी जो होता है स्क्वायर रूट में जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाए, वो उसका स्क्वायर हो जाएगा आई डी सी का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मैं लिख देता हूँ एक बार, यहाँ आई डी सी का स्क्वायर था प्लस आई आर आर एम एस का स्क्वायर था यहाँ पर, अपॉन ये जो आई डी सी हमने डिवाइड किया है, आई डी सी अंदर जाएगा इस स्क्वायर रूट के, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से इसमें से ये आई डी सी इसको अलग करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, कर लेते हैं चलिए। क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में, इसको जब हमने आई डी सी अपॉन आई डी सी करा तो क्या हो गया हमारा, 1 हो गया यहाँ पर ये प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, आई आर आर एम एस अपॉन आई डी सी का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हम इसका जो है क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं अपनी इक्वेशन को। और क्या सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि अब देखिए इसको जो है, मैं इसको स्क्वायर रूट को मुझे इसको खोलना है, इसका जो स्क्वायर रूट है इसको खोलना है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा मैं, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऊपर से हट जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट हट गया, यानी कि जब स्क्वायर कर दिया दोनों साइड तो इस तरह से हो गया। अब ये जो 1 इधर है इसको इधर ले जाएंगे तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो क्या बनेगी, आई आर आर एम एस अपॉन आई डी सी, ठीक है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब जो स्क्वायर हमने किया था उसको मैं स्क्वायर को हटा देंगे, इसका जो स्क्वायर अंदर था वो स्क्वायर जो होगा, अगर या चलिए लिख लेते हैं पहले, इसका जो स्क्वायर है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर -1, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे बोलने पे जाना, राइटिंग पे मत जाना, बोलते बोलते जो बोल रहा हूँ उसको सुनते सुनते वही लिखना, ठीक है। ये हो गया। अब ये स्क्वायर अगर हम हटाएं यहाँ से तो इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, आई आर आर एम एस अपॉन आई डी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो गया, आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर -1, ठीक है ना। तो ये हमारा ये फार्मूला, ये क्या था, ये वही तो था हमने जो अभी ऊपर लिया था, आई आर एम एस, यानी कि रिपल फैक्टर होता है आई आर एम एस अपॉन आई डी सी, तो ये हमारा रिपल फैक्टर हो गया।
और इक्वल टू कितना आ गया हमारा फाइनली ये आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं तो आर इक्वल टू आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हमारा रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आ गया बेसिक। अब हमने फुल वेव का देखना है, फुल वेव का हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर दिया है तो इसी का हमें ड्राइव करना है। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का करने के लिए मैंने क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमें आई डी सी और आई आर एम एस की वैल्यू पुट करनी होती है बस, ठीक है। तो हमारा जो फुल वेव होगा उसके लिए आई डी सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2IM अपॉन पाई, ये आपको ध्यान रखना है कि ठीक है कितनी होगी 2I फुल वेव के लिए। और अगर हाफ वेव के लिए करेंगे तो IM अपॉन पाई हो जाएगी और आई डी सी को फुल वेव के लिए 2IM अपॉन पाई हो जाएगी, ठीक है। ऐसी सेम हमारा उसमें अगर हम आई आर एम एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आई आर एम एस हमारा IM अपॉन 2 आ जाता है, IM अपॉन 2। और अगर इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं फुल वेव के लिए आई आर एम एस इक्वल्स टू जो आता है हमारा कितना आ जाता है वो IM अपॉन स्क्वायर रूट 2। ये ध्यान रखिए न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लेता है तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले पुट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आई डी सी इक्वल्स टू 2IM अपॉन पाई होता है और यहाँ पर आई आर एम एस अपॉन IM अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है अगर फुल वेव की बात है। अगर हाफ वेव की हम ये वेव फॉर्म से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका पूरा डेरिवेशन है, अगर मैं आपको ये बताने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस पूरे टॉपिक में ही। क्वेश्चन पेपर का जो 20 सेक्शन है वो भी पूरा कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में भी डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ होते हैं। अगर हाफ वेव की बात हो रही है तो हाफ वेव के लिए आई डी सी हमारा IM अपॉन पाई हो जाता है और आई आर एम एस हमारा हो जाता है IM अपॉन 2। और अगर फुल वेव की बात हो रही है तो आई डी सी इक्वल्स टू 2IM अपॉन पाई हो जाता है और आई आर एम एस इक्वल्स टू IM अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब ये दोनों वैल्यू हम अपने उस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। कौन से फॉर्मूले में? रिपल फैक्टर के। तो रिपल फैक्टर के फॉर्मूले में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, रिपल फैक्टर का जो हमने कैलकुलेट किया था ये फॉर्मूला आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा IM अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2IM अपॉन पाई। ये हो गया, उन दोनों की जगह पर हमने वैल्यू रख दी स्क्वायर इसका और -1, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, जैसे डिवाइड में है उसको काट लेते हैं, जो चीज़ हमारी कट रही है पाई हमारा ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और। क्या होगा हमारा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ IM तो हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में पाई चला गया ऊपर इसके साथ, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट और नीचे आ गया और मल्टीप्लाई में 2IM हो गया, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो जब इसमें अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचा हमारे पास ये और इसका स्क्वायर भी है, हाँ सॉरी इसका स्क्वायर तो है और -1 भी है, ठीक है ना। तो ये नीचे 2√2 हो जाएगा, IM है साथ में इसके, IM है ऊपर भी है तो IM से IM तो हमारा ये मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया, तो पाई अपॉन और 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा, क्योंकि 2√2 का तो 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4, तो 4 2 जो 8 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हमारा क्या आएगा अगला स्टेप, इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 -1, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर उसका कैलकुलेट करेंगे, फिर उसे 8 से डिवाइड करेंगे, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल हमारा आर जो कैलकुलेट होकर आ जाएगा फुल वेव के लिए रिपल फैक्टर कितना होता है 0.482, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे अगर ड्राइवेशन की बात आती है तो। ये मैंने एक स्टेप मैं स्क्रीन पे एक स्टेप बता पाता हूँ, तो आप एक स्टेप नोट कर लिया करें। वैसे ज़्यादा स्टेप्स में है नहीं, 3-4 स्टेप में पूरा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ने क्या बोली थी, दूसरी चीज़ इसकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की बात की थी। अगर हम एफिशिएंसी पर पहुँचे तो एफिशिएंसी हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें क्या रेशियो होता है DC पावर डिलीवर टू द लोड टू द AC इनपुट पावर फ्रॉम द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। यानी कि जो आउटपुट पर हमने DC, क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है एफिशिएंसी, तो आउटपुट पर DC हम अप्लाई मिलती है तो DC पावर अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पे हमारी AC होती है तो AC अपॉन AC पावर, ठीक है। तो यानी कि क्या कर ईटा से हम इसको डिफाइन करते हैं तो PDC अपॉन PAC हम लिख लेते हैं अगर हम सिंपल फार्मूले की बात करें तो, ठीक है। ये तो हमारा फार्मूला हो गया एफिशिएंसी का। अब हमने उसने ड्राइव करने के लिए बोला है फुल वेव के लिए, तो मैं फिर से वही बताऊंगा। पहले इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई किस तरह से करते हैं, जो हमारा PDC होता है, DC पावर जो होती है हमारी वो कितनी होती है, DC पावर इक्वल्स टू होती है आई, वैसे तो पावर कितना होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, DC की बात चली तो IDC स्क्वायर इंटू RL, क्योंकि लोड रेसिस्टेंस पर हमारा आउटपुट मिलता है, ठीक है। और अगर PAC की बात करें तो PAC में हमारा इनपुट पर क्या होता है, RMS करंट होती है, यानी कि AC करंट होती है, तो RMS IRMS स्क्वायर
और इनटू में हो जाएगा इसमें RL लोड रेसिस्टेंस भी प्लस RF यानी कि फॉरवर्ड रेसिस्टेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दोनों रेसिस्टेंस इसमें हमने यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास PDC हो गया, PAC हो गया, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पर एफिशिएंसी फाइनली देखें तो क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू कितना हो गया, IDC का हो स्क्वायर मल्टीप्लाई RL, ठीक है। ये तो हमारा PDC हो गया अपॉन PAC कितना है, IRMS का स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। तो ये तो हमारा एफिशिएंसी का जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। ये एफिशिएंसी हो गया। अब हमने करना है हाफ वेव और फुल वेव, या तो हाफ वेव, अब हाफ वेव के लिए वही है या फुल वेव के लिए फिर से वही है। IDC और IRMS है यहाँ पर, तो IDC पर हम हाफ वेव के लिए IM/π यूज़ करते हैं और IRMS के लिए हम IM/2 यूज़ करते हैं हाफ वेव के लिए। बट हम यहाँ पर फुल वेव के लिए करें तो फुल वेव के लिए मैं बता देता हूँ, हाफ वेव के लिए मैंने बता दिया आपको, बस ये वैल्यू पुट करेंगे और बस कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। ऐसी फुल वेव के लिए क्या करेंगे, फुल वेव के लिए जैसा कि हमने अभी ऊपर ही किया था, IDC इक्वल्स टू कितना हो जाता है फुल वेव के लिए, 2IM/π हो जाता है। और अगर IRMS की बात करें तो IRMS हमारा फुल वेव के लिए कितना हो जाता है, IM/√2 हो जाता है, ठीक है। हाफ वेव का मैंने बोल के बता दिया था, उसको आप नोट कर लीजिएगा और कैलकुलेशन कर लीजिए। अब ये दोनों जो वैल्यू आपने उस फार्मूले में पुट कर दीजिए, जो हमने अभी एफिशिएंसी का फार्मूला लिखा था, ये एक सेकेंड, ईटा इक्वल्स टू जो था हमारा, उसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, और जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 0.812, ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.812 हमारा आ जाएगा ईटा यानी कि एफिशिएंसी। अगर इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 81.2% हमारी एफिशिएंसी आती है फुल वेव के लिए। तो ये फुल वेव के लिए एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ज़्यादा बताने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं था क्लास में जब तक, और क्लासेस बंद हो गई थी, तो इस वजह से मैंने अब बता दिया है। थोड़ा सा बताने में टाइम लगा है। अगर समझ में नहीं आया होगा, कोई डाउट होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं एक वीडियो अलग से डेरिवेशन का बना दूंगा, कमेंट करके जरूर बता देना ध्यान से नीचे। तो ये डेरिवेशन मैं दोनों के आपको पूरे बता दूंगा, हाफ वेव के भी फुल वेव के भी, ठीक है ना। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एक डिफ़ाइन क्लीपर सर्किट, ये क्लीपर सर्किट को डिफ़ाइन करना है। पहले तो एक्सप्लेन कर लेंगे, डेफिनेशन लिखते हैं क्लीपर सर्किट की, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, फिर स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म। ये आउटपुट वेवफॉर्म ये वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको क्लास में भी कराया है, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो क्या है इसमें, हमें क्या करना है, ये इनपुट वेवफॉर्म है, ये सर्किट है, इसमें ये अप्लाई करनी है और हमें आउटपुट वेवफॉर्म निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन क्लीपर का है। सबसे पहली बात 10 वोल्ट जब हम स्टार्टिंग में अप्लाई करेंगे इनपुट पे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो ये तो हमारा इस पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे बैटरी का नेगेटिव है। दोनों ही केस में क्या है, रिवर्स बायसिंग में वर्क करेगा, यानी कि ओपन सर्किट रहेगा हमेशा। अब ये वाला जो है स्टार्टिंग में, ये ऊपर पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है स्टार्टिंग में, तो जब तक इनपुट वोल्टेज 5.3 से ज़्यादा नहीं हो जाता। तो क्या होगा, ये इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जब तक इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो ये ओपन रिवर्स बायसिंग में रहेगा, तो ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेगा। ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेगा तो जो इनपुट है वही आउटपुट पे हमें मिलता रहेगा। मैं डायरेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये है, ठीक है। ये हमारा सपोज़ कीजिए 10 प्लस का है, ये नीचे माइनस का 10 है। तो ये यहाँ से हम अप्लाई करेंगे और इस तरह से चलता चला जाएगा। कब तक, जब तक कि ये हमारा इससे ज़्यादा नहीं हो जाता 5.3 से। जैसे ही ये इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप कितनी करेगा, ये कितने टाइम बाद कंडक्ट होगा, 0.7, क्योंकि सिलिकॉन का दिया हुआ है। तो 0.7 प्लस 5.3 यानी कि कुल मिलाकर हो गया 6 वोल्ट पर ये कंडक्ट होगा। 6 वोल्ट पर कंडक्ट होने के बाद ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। और आउटपुट पे फिर हमें ये 6 वोल्ट ही जो यहाँ पर रहेगा वो ही मिलेगा, उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिलेगा, चाहे इनपुट पे कितना भी अप्लाई कर दें। तो यानी कि ये स्टार्टिंग में यहाँ से 0 से लेके 6 तक जाएगा और 6 पे जाके क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, डीसी मिलने लग जाएगी 6 तक, ठीक है। उसके बाद ये फिर जैसी वोल्टेज हमारी रिड्यूस होकर आएगी एसी वाली, तो ये फिर से 0 पर यहाँ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सपोज़ कीजिए ये वो है, ये पॉइंट है, ये वाला कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव होगा। तो ये वाला तो हमारा रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा। मैं इसको कट कर रहा हूँ, दोबारा से इतनी वेवफॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए, तो यानी कि हमारा क्या हुआ, हमने इस तरह से अप्लाई किया, ये 6 वोल्ट तक गया और उसके बाद ये हमारा यहाँ तक आ गया। ये हमारा कितना है, 6 वोल्ट। इसी वोल्टेज को दिखाने के नंबर मिलेंगे। टोटल तो 10 वोल्ट है, प्लस के 6 वोल्ट प्लस के 10 वोल्ट, ठीक है। और ये माइनस का जो भी आएगा यहाँ पर, इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं। और ये माइनस का 10 वोल्ट है, ठीक है। ये इसी के नंबर मिलेंगे जो ये वोल्टेज दिखाओगे कि हाँ सही करा है। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो ऊपर नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों ही केस में रिवर्स है। तो रिवर्स में ओपन सर्किट रहेगा, इसका रोल ख़त्म।
ऊपर नेगेटिव है नीचे नेगेटिव है, दोनों में किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, पहले इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा फिर इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो ओपन रिवर्स रहेगा, ओपन रहेगा तो स्टार्टिंग में जितना हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं कितना सिलिकॉन का है 0.7 ये और 7.3 ये, इसमें जब ऐड करेंगे तो टोटल 8 वोल्ट तक, 8 वोल्ट या 8 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये रिवर्स में ही रहेगा। यानी कि ये इस तरह से लेके जाएंगे हम, कहाँ तक लेके जाएंगे 8 वोल्ट तक। तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 8 वोल्ट। फिर उसके बाद जैसे ही 8 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये हमारा क्या होगा फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरफ वर्क करेगा और आउटपुट में हमें कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मिलेगा कितना, बस 8 वोल्ट, ठीक है। और इस तरह से फिर ये 0 हो जाएगा बस। तो हमारा ये 6 वोल्ट और ये माइनस के 8 वोल्ट दिखाना ही इसका आंसर है मेन, इसी पे ही हमें नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने क्लास में भी कराया था, अगर आप क्लास में रेगुलर होंगे तो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हो गया। अब हमने चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ड्रॉ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन बेस बीजेटी। कॉमन बेस मतलब बेस को कॉमन करना है, सिंपल वाला बनाना है, या तो इसकी हेल्प से बना सकते हैं सर्किट सिंबल की हेल्प से। ये एमीटर हो गया हमारा इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस लगा कर यहाँ पर इनपुट सोर्स लगा सकते हैं और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस यहाँ पर लगाकर हम आउटपुट वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। एक कलेक्टर हो सकता है हमारा। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने बना दिया कॉमन बेस का, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन विद नीड डायग्राम अलॉन्ग विद इट्स इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो यानी कि इसका हम ऑपरेशन तो डिफाइन कर ही देंगे, अगर एनपीएन लेके चलेंगे तो एनपीएन के अकॉर्डिंग कर देना, पीएनपी लेके चलोगे तो पीएनपी के अकॉर्डिंग कर देना, ठीक है। सिंपल है, ऑपरेशन में कुछ नहीं है इसका, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें बीजेटी की, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मैं बीजेटी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुका हूँ, बट मैं हर बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि हर बार अलग ही पूछता है तो आपकी इस बहाने सारी हो भी जाएंगी। तो कॉमन बेस की अगर हम बात करें तो कॉमन बेस की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन बेस में इनपुट पर क्या होगा एमीटर और आउटपुट पर क्या होगा कलेक्टर। इनपुट पर वोल्टेज क्या होगी वीबी बेस एमीटर वोल्टेज, क्योंकि बेस तो कॉमन है एमीटर इनपुट पे, और करंट होगी आई, तो ये आई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। और यहाँ से इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर आउटपुट पे जो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज है वीसीबी वो दिखा देते हैं और डिफरेंट टाइप्स के लिए वेरी कर देते हैं, वीसीबी, ठीक है। कुछ भी वैल्यूज़ आप इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए हमें करंट क्या है आउटपुट पे आईसी और वोल्टेज क्या है वीसीबी, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज और आईसी कलेक्टर करंट, ठीक है। और इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये तो आपको पता ही है। इसमें ये रीज़न दिखा देंगे, ये हमारा सैचुरेशन रीजन है और ये नीचे वाला कट ऑफ रीजन होता है और ये वाला जो पार्ट है पूरा वाला ये एक्टिव रीजन होता है। इनपुट पर क्या है करंट आई ई है हमारी, तो यहाँ पर आई ई वेरी कर देंगे, आई इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर कर लेंगे, 5 मिली एम्पियर कर लेंगे, 8 मिली एम्पियर कर लेंगे, इस तरह से बढ़ाते हुए ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्सप्लेन सीआरओ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी कि सीआरओ एक्सप्लेन करना है पूरा ब्लॉक डायग्राम। हाउ कैन वी मेज़र फेस एंड फ्रीक्वेंसी यूजिंग सीआरओ, ठीक है। तो ये इसके वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट में भी कोशिश करूँगा कि लास्ट में लगा दूँ, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी इसकी वीडियो भी, ठीक है। सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए भी और साथ के साथ फ्रीक्वेंसी कैसे मेज़र करते हैं उसका वीडियो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन ओपैम्प को डिफाइन करना विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम यानी कि सबसे पहले वाला जो हमारा यूनिट 4 है, ये यूनिट 4 का जो पहला वाला वीडियो है उसमें आपको ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे, वरना मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट, उसका इक्विवेलेंट सर्किट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और लिस्ट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प, ओपैम्प, ठीक है। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको मिल जाएगी। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बार पूछता है हर पेपर में पूरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं। वैसे तो अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें आइडियल ओपैम्प का हमारा तो इनफाइनाइट होता है, इनपुट रेसिस्टेंस की बात करें तो इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेसिस्टेंस की बात करें तो 0 होता है, बैंडविड्थ की बात करें तो इनफाइनाइट होता है, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की बात करें तो इनफाइनाइट होता है, PSRR पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो की बात करें तो 0 होता है, ठीक है। तो ये 6 मैंने आपको बता दी, इसी तरह से आप 6-7 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब बहुत ईजिली स्लू रेट हो गया, जैसे 7वां अगर हम लिख सकते हैं तो स्लू रेट हम इसको रो से डिनोट करते हैं, CMRR को स्लू रेट के एस से डिनोट कर लेते हैं, वो भी हमारा इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह से बता सकते हैं, 7 सफिशिएंट है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, जो वीडियोस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, एक बार आप उनको भी देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड से भी सबसे बोल दीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेंगे। जैसा कि अब AKTU की गाइडलाइन आई है तो उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार आपके, तो आप इनको ज़रूर देख के जाएंगे, ठीक है। चलिए।